पहला देखिए क्ले के प्रकार, प्रकार में इनके चार्ट बना हुआ है। देखिए क्रिस्टल आकार है ना, क्रिस्टल आकार माइक्रोन में है। तो मांटमोर्लोनाइट, इलाइट और केओलिनाइट। देखिए सबसे छोटा जो आकार है वो आपका आकार है मांटमोर्लोनाइट का। मांटमोर्लोनाइट 0.1 से 1 माइक्रोन, इलाइट 0.1 से 2 माइक्रोन और केओलिनाइट 0.1 से 5 माइक्रोन। इसके बाद आपेक्षिक सतह वर्ग मीटर प्रति ग्राम, सतह वर्ग मीटर प्रति ग्राम है ना, सतह दी गई है इसकी वर्ग मीटर प्रति ग्राम में। तो वर्ग मीटर प्रति ग्राम में इसमें जो पार्टिकल्स होंगे मांटमोर्लोनाइट के 700 से 800 होंगे, क्योंकि बहुत छोटा है। सबसे छोटा होने के कारण ही इसके पार्टिकल ज्यादा होंगे। इसके बाद इससे बड़ा जो है उसके उतने पार्टिकल 100 से 120 होंगे और केओलिनाइट के पार्टिकल्स जो होंगे 5 से 20 होंगे। ठीक है, तो सबसे कम पार्टिकल्स केओलिनाइट के होंगे क्योंकि केओलिनाइट सबसे बड़ा है। धनायन विनिमय क्षमता यानी कि कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी होती है इसकी, CEC। देखिए पीएच बढ़ने से जो है कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे धनायन विनिमय क्षमता मिली इक्विवेलेंट प्रति 100 ग्राम, मिली इक्विवेलेंट प्रति 100 ग्राम धनायन विनिमय क्षमता। अब देखिए मांटमोर्लोनाइट की सबसे अधिक है धनायन विनिमय क्षमता, उसके बाद इलाइट की है, उसके बाद जो है केओलिनाइट की। केओलिनाइट की 3 से 15 है, इलाइट की 15 से 40 है और जो मांटमोर्लोनाइट है इसकी 80 से 100 है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी मांटमोर्लोनाइट, इलाइट और केओलिनाइट। ठीक है, तो ये इसका जो है 3 हमने यहाँ पर इसकी विशेषताएं बताई है। क्रिस्टल आकार बताया है, आपेक्षिक सतह वर्ग मीटर प्रति ग्राम बताई है और धनायन विनिमय क्षमता मिली इक्विवेलेंट प्रति 100 ग्राम के हिसाब से बताई। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर होते हैं। अब आगे देखेंगे। अगला है देखिए विद्यार्थियों मस्कोबाइट जो होता है, हमने पहले भी आपको बता चुके हैं। मस्कोबाइट सफेद माइका है और बायोटाइट काली माइका होती है। ठीक है, और जो हाईली डिग्रेडेबल होती है वो बायोटाइट होती है और जो इससे कम डिग्रेडेबल होती है वो मस्कोबाइट होती है। सफेद माइका थोड़ी मजबूत होती है। अब बात आती है सॉइल मृदा शब्द लैटिन भाषा के सोलम से लिया गया है, जिसका अर्थ है कार्य नहीं, जिसका अर्थ है फ्लोर, जिसका अर्थ फ्लोर है यानी कि चट्टान से कहा जाता है, क्या सतह से कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सतह फ्लोर। लैटिन भाषा का सोलम, देखिए ज्यादा पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी याद रखना है कि सॉइल जो है वर्ड किस भाषा का है, तो लैटिन का है, इसका मतलब होता है सतह। ठीक है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो होती है एडेफोलॉजी और दूसरी होती है पेडोलॉजी। सॉइल साइंस जो होती है दो पार्टों में बटी हुई है, एक पार्ट इसका है एडेफोलॉजी और दूसरा है इसका पेडोलॉजी। देखिए एडेफोलॉजी में क्या अध्ययन करते हैं हम, ये देखते हैं कि मृदा ने कितना न्यूट्रिएंट्स दिया, कितनी ग्रोथ हुई, प्लांट की ग्रोथ क्या हुई, न्यूट्रिएंट्स क्या है, यानी कि इसमें मिनरल्स क्या है, इस बात पर ध्यान दिया जाता है एडेफोलॉजी में। और पेडोलॉजी में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि इसका ओरिजिन कहां से हुआ, मृदा का ओरिजिन कहां से हुआ है ना, क्लासिफिकेशन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है। इस विषय का अगर अध्ययन करेंगे मृदा में, ओरिजिन का, क्लासिफिकेशन का, टेक्सचर का, स्ट्रक्चर का, फिजिकल प्रॉपर्टी का, टेक्सचर स्ट्रक्चर है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, कलर, इन सभी चीजों का अगर अध्ययन करेंगे तो हम अध्ययन करेंगे इसका पेडोलॉजी का। और अगर हम इसमें न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे सॉइल साइंस में, न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ कैसी हो रही कैसी नहीं हो रही, इन सभी के विषय में अगर बात करेंगे तो हम अध्ययन करेंगे एडेफोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है याद रखनी है। तो एडेफोलॉजी के अंतर्गत वृद्धि यानी कि ग्रोथ,
मृदा में पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स और उपज प्रोडक्शन, देखिए वही सब चीजें आ रही हैं। यानी कि न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है मेरे रूप से, मृदा में न्यूट्रिएटिव वैल्यू वाला फैक्टर यहाँ से आ रहा है। और पेडोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो पेडोलॉजी में बात आएगी आपकी मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई, मृदा का क्लासिफिकेशन क्या है और मृदा का डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी पेडोलॉजी, ठीक है। और एडापोलॉजी पेडोलॉजी में आपको अंतर बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए अगली बात करते हैं। अगला है मृदा के अवयव सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपोनेंट, ठीक है। अब ये कंपोनेंट देख लेते हैं इसके। देखिए मृदा का कंपोनेंट अगर हम इस तरीके से एक चित्र बनाएं कि क्या क्या होता है मृदा में, तो देखिए एक तो ये हो गया 50% में क्या हो गया आपकी वायु, 25% एयर है, 25% वायु है, 25% इसमें जल है, ठीक है। अब ये कंपोनेंट देख लेते हैं इसके। देखिए मृदा का कंपोनेंट अगर हम इस तरीके से एक चित्र बनाएं कि क्या क्या होता है मृदा में, तो देखिए एक तो ये हो गया 50% में क्या हो गया आपकी वायु, 25% एयर है, 25% वायु है, 25% इसमें जल है, 5% मृदा में ऑर्गेनिक मैटर है, 5% जो है ऑर्गेनिक मैटर है, और 49% जो है इसमें वो आपका मिनरल होता है, खनिज होता है। क्या होता है? खनिज होता है। 49% ये स्थिति रहती है मृदा का कंपोनेंट अगर देखना हो। ये तो देखिए मृदा है। अगर कहीं देखिए एक चीज समझिए, खरपतवारों को लोग गलत बताते हैं लेकिन मैं सही बताता हूँ। क्यों कि गलत तो है, मान लो बीट होता है, बीट इज ऑलवेज बीट जो है खरपतवार हमेशा खरपतवार ही होता है। लेकिन कभी कभी किसी चीज का सही उपयोग भी, मतलब किसी न किसी रूप में उसका यूज जो है ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छा भी होता है। जैसे हम बताएं आपको कि मृदा कॉम्पैक्ट हो जाती है, मजबूत हो जाती है। मृदा के ऊपर से लगातार ट्रैक्टर गुजर रहे हैं, 20 मतलब 50 कुंटल का तो होता ही है ना ट्रैक्टर, जब मृदा के ऊपर से गुजरता है तो सॉइल कॉम्पैक्ट होती है। इस कॉम्पैक्टनेस को कम कौन करता है बताइए? बीट। खरपतवारों की जब जड़ें नीचे जाती हैं तो मिट्टी को तोड़ देती हैं, चट्टानें तोड़ देती हैं, मिट्टी की तो बात छोड़ दीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर फसलें उगाना और खरपतवार उगना या पौधे उगना मृदा के लिए बहुत लाभदायक है, जिससे कि ये सॉइल को जो है स्पेस बढ़ाते हैं सॉइल में, यानी कि अंतरावकाश बढ़ाने का काम करते हैं। नहीं तो ट्रैक्टर वाले जो है मिट्टी को पूरा बंजर बना के छोड़ेंगे, चट्टान बना देंगे पृथ्वी को। अब एक बात यहाँ पर आती है कि अगर मिट्टी चट्टाने अगर देखें तो चट्टानों में अगर हम देखें तो खनिज की मात्रा जो होती है 90% होती है। यहाँ पर देखिए सॉइल है इसीलिए 49% खनिज है, मिनरल्स है। अगर यहीं पर चट्टान होती, क्या होती? चट्टान होती तो चट्टान में आपका मिनरल्स जो होता, खनिज जो होता, वो होता आपका 90%। कितना होता? 90%। बात को अगर चट्टान होती तो खनिज की मात्रा बढ़ जाती, क्योंकि उसमें वायु नहीं है चट्टान में। अब ये 25% वायु उसमें घुस गई, पानी भी 15-25% घुस गया, ये सब निकल जाता कि नहीं निकल जाता? सब बाहर हो जाता, तो ऑटोमेटिकली मिनरल्स की मात्रा बढ़ जाती कि नहीं बढ़ जाती? तो ये आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की इसमें हल्की फुल्की आवश्यकता है। मृदा विज्ञान है, थोड़ा टफ होता है, हल्का सा। अगर एक बार समझ में आ गया तो सबसे सरल है, सरल भी बहुत ज्यादा है। अगर दिमाग में लगाया तो कठिन भी बहुत ज्यादा है। आपकी एग्रोनॉमी नहीं है जो रट लिया बार बार पढ़ा, वो भी है सब्जेक्ट, वो भी है, ऐसा नहीं है ना। तो अगर किसी भी सब्जेक्ट को गहनता से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मृदा के अवयव में देखिए ठोस 50% के करीबन है और अंतरावकाश 50% है। ठोस में आपका खनिज लवण 45% है और कार्बनिक पदार्थ जो है वो 5%। और यहाँ पर 45 है, 45% है। अंतरावकाश 50% है जिसमें द्रव है और गैस। वायु का मतलब गैस है और जल है। द्रव में जल है ना, और गैस में जो है वायु है। 25% ये इसमें अवयव इसके हैं, ठीक है। मृदा के अवयव में अगर देखेंगे तो 45% खनिज है, 5% ऑर्गेनिक मैटर है, उसके बाद 25% वायु है और 25% आपका जल, ठीक है। चट्टान अगर होगी तो उसमें 90% खनिज लवण होगा, खनिज होंगे, क्योंकि उसमें जो है वायु और जल तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। चट्टान के अंदर जल घुसा देखा है क्या कभी? क्या आवाज आती देखी है? चट्टान के अंदर नहीं होती ना, मिट्टी पलवराइज होती है, उसी में आवाज आती है ना, एरेशन ज्यादा होता है। चलिए अगली बात खनिज पदार्थ देखिए और मिनरल्स की बात करेंगे। अगर मिनरल्स ठोस मृदा में 90% खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। देखिए सब लिखा हुआ है यहाँ पर, मृदा के 90% खनिज पदार्थ में सिलिका। अब खनिज पदार्थ में 90% में क्या क्या होता है? जैसे अभी बताया था कि चट्टान का 90% खनिज है, ठीक है, लेकिन खनिज का यहाँ पर बात समझना, खनिज का 90% क्या होता है? सिलिका होता है, एल्यूमिनियम होता है और आयरन होता है।
क्या क्या होता है, खनिज का 90% जो होता है उसमें होता है आपका सिलिका, एल्यूमिनियम और आयरन, ये टोटल मिनरल का 90% है। इसके बाद 10% भाग में आपके आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सीयू और दुनिया भर की जो भी चीजें सब आ जाती है 10%। लेकिन 90% में खनिज में आता है आपका सिलिका, एल्यूमिनियम और आपका जो है आयरन। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है ना। तो ये बात चल रही है आपकी इडेकोलॉजी, पेडोलॉजी है ना। अभी हम पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, इडेकोलॉजी या पेडोलॉजी, ये पढ़ाई जा रही है पेडोलॉजी। ठीक है, और जब हम खादों पे आएंगे, न्यूट्रिएंट्स पे आएंगे, तो वो हो जाएगी इडेकोलॉजी। समझिएगा बात को, अभी पढ़ा रहे हैं पेडोलॉजी, और जब खादों के विषय में, न्यूट्रिएंट्स के विषय में, पौधे की बात चलेगी तो वो हो जाएगी इडेकोलॉजी। ठीक है, आप लोगों की परीक्षा की डेट भी आ गई है, 6-7 अगस्त को आपकी परीक्षा होनी है, 6 अगस्त को है ना। तो अब सीधा सीधा मोटा मोटा 1 महीना बचा है। हमने पहले से ही, अगर किसी ने हमारी टेप रिकॉर्डिंग वीडियो की हो तो ये हो जाएगा कि हमने सही लगभग एग्जैक्ट डेट बताई थी। हमने कहा लास्ट ऑफ जुलाई से लेकर के फर्स्ट ऑफ अगस्त में, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में या फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अगस्त में परीक्षा होने की संभावनाएं पूरी है ना। कुछ लोग जो है इस तरीके से सो रहे थे, सोच रहे थे कि सत्र ही नहीं चलेंगे, और वो सोच रहे थे कि इस बार परीक्षा नहीं है ना। तो आप लोग जो है बिल्कुल विधिवत तरीके से, अभी रिवीजन का समय तो है, आपने इतना पढ़ा है उसको रिवाइज कर जाएंगे। अगर जो लोग कायदे से मन लगा के पढ़ जाएंगे तो सिलेक्शन अभी भी दूर नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये है कि जो लोग अब इस समय को अगर अनयूटिलाइज करेंगे, जो लोग भी करेंगे, तो वो एक एक दिन जो है पीछे जाएंगे, और हो सकता है उनका जो है नाम बाहर होता चला जाए। आज से एक एक दिन आपको यूटिलाइज विधिवत तरीके से करना है ना, लेकिन खुश रह के करना है। ऐसा नहीं मुंह लटका के कुछ लोग पढ़ाई करते हैं, पता लगा पढ़ने के चक्कर में बोझ ऐसा सर पे, और किसी की तरफ देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं है ना, और बिल्कुल गुम हो जाएंगे। ये इस तरीके से जिसने किया उसका भी नहीं होगा। आप बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही रहिए, ठीक है, खुश रहिए, और जितना पढ़ा है वो क्लियर एग्जैक्ट पढ़िए और खुश रहिए। ऐसा नहीं कि बहुत प्रेशर से पढ़ोगे, प्रेशर से पढ़ोगे गलत ज्यादा होगा, 100% ये सत्य है। प्रेशर न लाइए दिमाग पे, कहिए हाँ परीक्षा है, अपने समय का यूटिलाइजेशन सही से कीजिए, और परीक्षा के लिहाज से थोड़ा बहुत टेंशन ले लीजिए, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं टेंशन लेने की, नहीं पता चला पेपर की वजह से फिर गलतियां होनी शुरू हो जाएंगी अगर ज्यादा इसका दबाव लेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़िए कि हमें इसमें कुछ देखना है, कुछ ढूंढना है। अगर इसमें खोजेंगे तो आप सिलेक्शन पा जाएंगे इसी में, अगर खोजेंगे नहीं तो सिलेक्शन नहीं पा पाएंगे। ठीक है, तो खनिज का 90% जो होता है वो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन होता है। ठीक है, या फिर ये जो होते हैं ये 90% खनिज का होते हैं, और इसके बाद 10% में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सोडियम का और जिंक। ये देखिए जिंक है यहाँ पर, तो ये नहीं है, जिंक है और कॉपर है इत्यादि, ये सब पाए जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अब देखते हैं मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल। एक बार आपको हम चित्र दिखा देते हैं सॉइल प्रोफाइल का, उसके बाद बात करते हैं इसमें थ्योरेटिकल। चित्र दिखा देते हैं सॉइल प्रोफाइल का, उसके बाद बात करते हैं इसमें थ्योरेटिकल। सॉइल प्रोफाइल ऐसे नहीं, इसको सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये देखिए बहुत अच्छा चित्र बना हुआ है, समझ जाएंगे एक बार। ये है सॉइल प्रोफाइल, दोबारा ना पूछिए, हमने देखा नहीं सॉइल प्रोफाइल को, तो देख लीजिए सॉइल प्रोफाइल। ये देखिए, देखिए ये प्लांट है, और प्लांट के जस्ट ऊपर देखिए ओ दिखाई दे रहा होगा, ओ सबसे ऊपर होर्जन है, इसको ऑर्गेनिक होर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओ होर्जन को ऑर्गेनिक, ओ का मतलब ऑर्गेनिक, क्या हो गया? ऑर्गेनिक होर्जन। और ऑर्गेनिक होर्जन विद्यार्थियों जो होता है वो पाया जाता है मृदा की सबसे ऊपरी सतह पर। कहां पर पाया जाता है? मृदा की सबसे ऊपरी सतह पर, और वर्जिन सॉइल में पाया जाएगा, अरेबल सॉइल में पाया जाएगा, और फॉरेस्ट सॉइल में पाया जाएगा। वर्जिन सॉइल का मतलब जो कभी मृदा जुती ना, जिसमें कभी हल न चलाया गया, वर्जिन सॉइल। अरेबल सॉइल जिसमें खेती न की गई। फॉरेस्ट सॉइल यानी कि जंगल की मृदाएं जो होती हैं उनमें हल तो चलाया नहीं जाता, ऐसी पड़ी रहती हैं, तो वो क्या, उनके ऊपर पत्ते पड़े रहते हैं। क्या पड़े रहते हैं? पत्ते जब पड़े रहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक, है ना। ऑर्गेनिक जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन या संस्था इसी को इंग्लिश में कहते हैं। ओरिजिन को ही इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संस्था,
और इंग्लिश में कह देते हैं ओरिजिन। ठीक है, संस्तर को ही इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं और हिंदी में संस्तर कहते हैं। तो मोटे मोटे संस्तर O A B C है ना, तो ये 4 संस्तर मोटे मोटे होते हैं। वो संस्तर ऑर्गेनिक संस्तर, यानी कि उन मृदाओं में ये संस्तर होता है जो फॉरेस्ट लैंड होती है या वर्जिन लैंड होती है या अरेबल लैंड होती है, जहां पर हल ना प्रयोग किया गया हो, है ना, ऐसी जगह पर जो होता है वो संस्तर आपका पाया जाएगा मृदा में। उसके बाद देखिए दूसरा संस्तर आता है ए संस्तर। ये वाला संस्तर है, ये ए है, जो देखिए सबसे ऊपर डार्क ब्लैक दिखाई दे रहा है, काला काला, सबसे ऊपर काला वाला जो संस्तर है, दिस इज नोन एज ए संस्तर, यानी कि दिस इज अ इल्यूविएशन जोन। इल्यूविएशन जोन है ना, एक होता है इल्यूविएशन, एक होता है इल्यूविएशन। इल्यूविएशन, इल्यूविएशन की स्पेलिंग देखिए ये है इल्यूविएशन। इल्यूविएशन का मतलब विद्यार्थियों होता है वाशिंग आउट, वाशिंग आउट, यानी कि इस संस्था से, ए संस्था से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं लीचिंग हो जाएंगे, लीच डाउन कर जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे इस जोन से। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ऑर्गेनिक्स की मात्रा, जो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है। और इसी में 2 संस्था और होते हैं, एक तो होता है फर्मेंटेशन संस्था, या संस्था कहा जाता है, एक ह्यूमिडिटी संस्था भी कहा जाता है, इसी में होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो ऑर्गेनिक मैटर हमारा होता है वो जो जब सड़ाव शुरू होता है तो उसको फर्मेंटेशन संस्था या किण्वन संस्था कहते हैं, और उसके बाद जब सड़ चुकता है तो उसका ह्यूमिडिफिकेशन होता है, यानी कि ह्यूमस बनता है, तो उसी को संस्था को ह्यूमिडिफिकेशन ही कहते हैं। तो 2 संस्था इसमें ए संस्था में और होते हैं, जिनको एफ संस्था और एच संस्था भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ए संस्था हो गया। इसके बाद ए के बाद ई देखिए ये लिखा हुआ है, ई इज आल्सो नोन एज इल्यूविएशन। देखिए ऊपर वाला जो संस्था है इसी को ए बी या ईडी संस्था या ई संस्था भी कहा जाता है। देखिए इसमें वाशिंग आउट की क्रिया सबसे तेज होती है। जो ए सबसे ब्लैक दिखाई दे रहा है वो आपका जो है ऑर्गेनिक मैटर में हाईएस्ट है। इसके बाद सबसे ब्लैक सबसे ऊपर एक परत होगी और वो संस्था है। उसके बाद हल्का भूरा करके है जो संस्था, वो आपका जो है ए संस्था है। उसके बाद ई संस्था है, यानी कि ट्रांजैक्शन संस्था भी इसे कहते हैं, ए और बी के बीच का संस्था है। इसके बाद बी संस्था आएगा भूरा, ये संस्था है। इसके बाद सी संस्था आएगा, इसमें इल्यूविएशन की प्रोसेस होती है। इल्यूविएशन, इल्यूविएशन का मतलब वॉशिंग इन, यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट्स ऊपर से लीच डाउन करके आए हुए हैं, ऊपर से नीचे आए हुए हैं, उनका यहाँ पर एक्युमुलेशन होता है। क्या होता है? एक्युमुलेशन होता है, एक्युमुलेशन होता है। ठीक है, इकट्ठा होते हैं, अगर मोटा मोटा है यहाँ पर आगे इकट्ठा हो जाते हैं। और इसके बाद संस्तर सी है, इसको हम बेसिक संस्तर कहते हैं या आधारी संस्तर है ना, इसको बेसिक संस्तर कहते हैं या आधारी संस्तर कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया, एक सॉइल प्रोफाइल मोटा मोटा बता दिया। अभी पीपीटी में समझाएंगे क्या क्या होता है पूरा विधिवत तरीके से, लेकिन फिर भी आपने एक मोटा मोटा ओवरव्यू यहाँ पर देखा। ठीक है, इस प्रकार से संस्तर की बातें हम की गई। चलिए आगे, ये देखिए सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका हिंदी में कहा जाता है। देखिए ओ ओरिजिन, इसे ऑर्गेनिक या कार्बनिक संस्तर कहते हैं। ये देखिए संस्तर है, हिंदी में इसको संस्तर कहते हैं। ऑर्गेनिक संस्तर क्या है? संस्तर जंगल की मृदाओं में पाया जाता है तथा खनिज संस्तर से ऊपर होता है। इसमें पाया जाता है जंगल की मृदाओं में, यानी कि फॉरेस्ट लैंड में पाया जाता है, जहां पर हल न चलाया गया। वो हमने बताया था फॉरेस्ट लैंड में होता है ये संस्तर, फॉरेस्ट लैंड में होता है, जहां पर हल न चलाया गया। ठीक है, मोटी मोटी बात है, क्या बारिश वाली आइवल वाइज में होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखेंगे अगर हम, तो ये ओ ओरिजिन हो गया। इसके बाद ओरिजिन आपका आएगा ए। देखिए ए ओरिजिन, इल्यूवियल इसी को कहते हैं संस्तर या ई संस्तर, इज आल्सो नोन एज ई संस्तर। यह सबसे ऊपरी खनिज संस्तर है, यानी कि इसमें मिनरल होते हैं। इसी संस्तर में वाशिंग आउट या मैक्सिमम लीचिंग है ना, मैक्सिमम लीचिंग की क्रिया होती है। इस संस्तर का विस्तार 2.5 से 50 सेंटीमीटर तक होता है। कितना होता है? 2.50 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक इसका जो है रेंज होता है, इसका ए ओरिजिन। ठीक है, ए ओरिजिन की रेंज होती है 2.5 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक, 2.5 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। यह सबसे ऊपरी संस्तर है, इसी को खनिज संस्तर भी कहा जाता है। इसी संस्तर में वाशिंग आउट का मैक्सिमम लीचिंग की क्रिया होती है। ठीक है, अब बात आती है इसी में ए1 संस्तर होता है, इसी का एक पार्ट है ए1 संस्तर। देखिए इस संस्तर में यह संस्तर जो है पार्टिकली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर अधिक होता है, यानी कि हम कहें कि पूर्णतया डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर में नहीं होता है, पार्टिकली डिकम्पोज होता है, यानी कि हल्का फुल्का। तो इसी के अंतर्गत 2 पार्ट और आते हैं। अगर हम देखें थोड़ा डीप में जाए तो यहाँ पर एक एफ जोन होता है, एक एच जोन होता है। एफ का मतलब होता है फर्मेंटेड जोन, फर्मेंटेशन होता है यहाँ पर, और एक ह्यूमिडिफायर। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर इस संस्तर में पार्टिकली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर अधिक होता है, यानी कि पार्टिकली डिकम्पोज, पूरा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज नहीं हो रहा है। इसका मतलब पार्टिकली डिकम्पोज है। तो फर्मेंटेशन कह रहा है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, देखिए ऑर्गेनिक मैटर को सड़ाने के लिए किण्वन आवश्यक है, तो सबसे पहले फर्मेंटेशन होगा, और फर्मेंटेशन के बाद जब वो सड़ जाएगा तो उसका ह्यूमिडिफिकेशन होगा, यानी कि वो ह्यूमस में परिवर्तित होगा, तो इसे कहते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, तो ये पार्टिकली डिकम्पोज जोन है, ये जोन है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे है A2।
A2 या ई संस्था, इसी को इल्यूमिनेशन A2 को ही कहते हैं। इस संस्था में इल्यूमिनेशन अत्यधिक होता है, इसलिए इसे ई संस्था भी कहते हैं। यानी कि इल्यूमिनेशन का मतलब होता है बासिंग आउट हाईएस्ट होता है इसमें। अगर हम सीधी बात करें तो बासिंग आउट इज मैक्सिमम, बासिंग आउट या लीचिंग और एज वेल एज कह सकते हैं हम लीचिंग इज मैक्सिमम, लीचिंग इज मैक्सिमम। ठीक है, तो ये स्थिति होती है, बासिंग आउट या लीचिंग इज मैक्सिमम होती है। इस संस्था में इल्यूमिनेशन अत्यधिक होता है, इसलिए ई संस्था भी कहा जाता है। इसके बाद बात आती है ए बी या ईबी संस्था, है ना। यह ए और बी के बीच का संस्था है ना, क्या है, संस्था है, संस्था है जिसे परिवर्तनशील संस्था या ट्रांजिशनल जोन लेयर कहते हैं। ठीक है, ये ए और बी के बीच का संस्था है जिसको परिवर्तनशील संस्था या ट्रांजिशनल लेयर कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आती है इसमें A2 या AB या EB संस्था, लास्ट संस्था होता है ए ओरिजिन का। अब बात आती है बी ओरिजिन की। बी ओरिजिन की अगर बात आएगी बी संस्था की अगर बात आती है विद्यार्थियों, तो देखेंगे हम यह संचयन संस्था कहलाता है। यानी कि इसमें जो होता है अभी उसमें